आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइन। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में गिरावट। सेंसेक्स निफ्टी 1/4% फिसले। एफएमसीजी और मेटल शेयर गिरे, लेकिन मिड कैप शेयरों में खरीदारी जारी। कमजोर तिमाही नतीजों के बाद आईटीसी के शेयर में 2% तक की गिरावट। ब्रोकरेज हाउस क्रेडिट सुई और कोटक ने टारगेट घटाया। Tell the telecom company, India is a big country to do good business, but for that you must ensure good connectivity. कॉल ड्रॉप पर सरकार की सख्ती। टेलीकॉम मंत्री ने कंपनियों को दी चेतावनी। कंपनियों से कनेक्टिविटी और डेटा सर्विस सुधारने के लिए कहा। एक साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए आज खुद प्रधानमंत्री होंगे जनता के बीच। मथुरा में मोदी की महारैली। 2 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद। आज दोपहर 12 बजे आएंगे सीबीएसई के 12वीं के नतीजे। फोन और एसएमएस के जरिए भी छात्र पता कर पाएंगे रिजल्ट और अपने मार्क्स। बाजार की शुरुआत बहुत ही धीमी हुई है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स में हम करीब फिलहाल 110 अंकों की गिरावट देख रहे हैं। वहीं निफ्टी भी 30 अंक के दबाव के साथ लाल निशान पर कारोबार कर रहा है। अच्छी बात यह है कि मिड कैप अभी भी हरे निशान पर है। मिड कैप और स्मॉल कैप बाजार को आगे बढ़ाने में कामयाब साबित हो रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी अभी प्रदर्शन अच्छा ही दिख रहा है। हरे निशान पर बैंक निफ्टी भी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर नजर डालें तो ये फासला बहुत कम है। 620 शेयर हैं जो बढ़ने वाले हैं, तो 644 शेयर हैं जो गिरने वाले हैं। बहुत ही कम फासला है, लेकिन ओवरऑल बाजार बहुत ही धीमी शुरुआत के साथ है। कुछ शेयर्स जिनमें हमने देखा है कि आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें जो नाम शामिल है वो आपको बताते हैं। उसमें हमारे पास गेनर्स में अगर नजर डालें, टॉप गेनर्स में हमारे साथ है बीपीसीएल, ल्यूपिन। आज इसकी एंट्री हो रही है ल्यूपिन की, और ल्यूपिन अच्छा प्रदर्शन देते हुए। भारती एयरटेल में भी अच्छा प्रदर्शन। आइडिया सेल्युलर, एचसीएल टेक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एमएनएम सभी हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। लेकिन दबाव आईटी से सबसे ज्यादा दबाव यहां पर देखने को मिल रहा है। आईटीसी के नतीजे भी कुछ जोरदार नहीं रहे और आज शेयर साफ तौर पर गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। अंबुजा सीमेंट, वेदांता, एशियन पेंट्स में भी दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन शेयरों पर सलाह देने के लिए मेरे साथ आरटी ग्लोबल के राकेश बंसल जुड़ चुके हैं। राकेश जी, गुड मॉर्निंग। आप निफ्टी में क्या स्ट्रैटेजी इंट्राडे के लिए सजेस्ट करना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग प्रियंका, मार्केट्स में एक ब्रेकआउट देखा था। ब्रेकआउट के बाद एक रैली देखने को मिली है। अभी तक निफ्टी में देखें तो रुझान पॉजिटिव है। किसी ने ऑलरेडी अगर निफ्टी लिया हुआ है तो मेरा ऐसा मानना है होल्ड करना चाहिए। नीचे में 8380 एक क्रिटिकल लेवल है निफ्टी स्पॉट पर। अगर ये लेवल टूटता है तब निफ्टी का जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है उसका डायरेक्शन चेंज होगा फ्रॉम अप टू डाउन। अदरवाइज मेरा ऐसा मानना है बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति मार्केट में अपना के चलनी चाहिए जब तक निफ्टी 8380 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर 8380 के लेवल्स टूटते हैं तब निफ्टी में एक शॉर्ट टर्म व्यू बना के एक सेल साइड की पोजीशन लेनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए अब शुरुआत करते हैं सवालों का। और पहला सवाल हमारे पास पूछ रहे हैं गणेश दीक्षित पुणे से। गणेश जी, गुड मॉर्निंग सर। बताइए किस शेयर के बारे में आप जानना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग मैडम। मेरे पास इन्फोसिस है 1942 के भाव से है मैडम। अच्छा। और दूसरा है एसबीआई 185 शेयर है मैडम 300 के भाव से। चलिए, तो एसबीआई में आपको 17 रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन इन्फोसिस में आप फायदे में बैठे हुए हैं गणेश जी। राकेश जी, आपसे पूछना चाहूंगी इन्फोसिस और एसबीआई इन दोनों के चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखते हैं सर? क्या सलाह देंगे गणेश दीक्षित को? प्रियंका, दोनों का ही चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो लॉन्ग टर्म चार्ट भी पॉजिटिव है और मीडियम टर्म चार्ट भी पॉजिटिव है। बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है और मेरा ऐसा मानना है एक अच्छी रैली इन्फोसिस में देखने को मिल सकती है। क्लियरली पोजीशन को होल्ड करना चाहिए और शॉर्ट टर्म में मेरा ऐसा मानना है 2130 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये 1 से 1.5 साल पोजीशन को होल्ड करते हैं तो 2250, 2275 के लेवल क्लियरली मुमकिन है। एक अच्छा होल्ड कैंडिडेट है, क्लियरली होल्ड करना चाहिए। स्टेट बैंक में थोड़ी सी खरीद जरूर थोड़ी सी महंगी आ रही है अगर आज का अभी का करंट मार्केट प्राइस देखें, बट अदरवाइज स्ट्रक्चर पॉजिटिव है।
इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 2-3 दिन का व्यू लें तो स्टॉक थोड़ा सा शायद प्रेशर में रह सकता है, बट नीचे में 265, 270 एक अच्छा सपोर्ट है। अगर स्टॉक करेक्शन में 265, 270 के अराउंड आता है तो एक अच्छा बाइंग कैंडिडेट है। क्लियरली पोजीशन को होल्ड करना चाहिए और ऊपर में 4 से 5 महीने में 335, 340 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल पूछ रहे हैं मिस्टर मान दिल्ली से। मिस्टर मान, गुड मॉर्निंग सर, बताइए किस शेयर के बारे में जानना चाहते हैं आप? Oh, hi. I need to know about Bank of India. Okay. I have 190 shares for Bank of India at the rate of 266 rupees. So I want to और know. करंट मार्केट प्राइस है 202 रुपए 50 पैसे। इनकी खरीद का भाव काफी ऊंचा रहा है, लेकिन अब बैंक ऑफ इंडिया में आगे क्या करें समझते हैं। राजेश अग्रवाल मेरे साथ जुड़ गए इंस्टेंट फाइनेंशियल्स के। राजेश जी, गुड मॉर्निंग सर। बैंक ऑफ इंडिया आपको कैसी दिखती है ये बैंक, और क्या सलाह देना चाहेंगे जो बाकी पूरे बैंकिंग सेक्टर में जितने भी बैंक हैं उनके मुकाबले बैंक ऑफ इंडिया आपको कहाँ दिखती है? मॉर्निंग प्रियंका, अगर आप देखें तो पीएसयू बैंकिंग साइड में एनपीएस को लेकर के जो दिक्कतें बनी हुई हैं वो अभी भी बनी हुई हैं, और इस तिमाही के नतीजे में भी हमने देखा कि बहुत सारे एनपीएस में कई जगह बढ़त दिखाई दी, कई जगह रिस्ट्रक्चर एसेट्स पर जोर दिखाई दिया। इन सब चीज़ों के मद्देनजर मुझे लगता है कि आने वाले एटलीस्ट 2 क्वार्टर्स तक पीएसयू बैंकिंग साइड में थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा, और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आगे आने वाले दिनों में और बढ़ता हुआ नजर आए। बैंक ऑफ इंडिया भी उसी सेक्टर से है, और मुझे लगता है कि यहाँ भी बहुत जल्दबाजी में कोई बहुत बड़ा मुनाफा या इनके जो लॉस है उसकी रिकवरी मुझे तो थोड़ी दिक्कत की बात नजर आ रही है। हालांकि अगर थोड़ा लंबा नजरिया लूँ 1.5 साल का, तो मुझे वैल्यूएशन के लिहाज से पीएसयू साइड थोड़ा सस्ता नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा करेक्ट कर चुका है एनपीएस की चिंताओं को लेकर के। और वंस इंटरेस्ट रेट्स सॉफ्टनिंग चालू हो जाती है या इकोनॉमी में रफ्तार पकड़ती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी बढ़त दिखाई देगी। तो अगर आपका 1.5 साल का नजरिया है, बिल्कुल बने रहें। शॉर्ट टर्म 6 महीने 8 महीने का नजरिया, तो मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में ज्यादा स्कोप है। फॉर एग्जांपल कोटक महिंद्रा बैंक, जहां करके आईएनजी वैश्या का मर्जर हो रहा है, वहां एक बढ़िया स्कोप बनता है। या येस बैंक जो वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ता है, वहां अच्छा स्कोप बनता है। इंडसइंड बैंक लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, वहां अच्छा स्कोप बनता है। तो ये कुछ बैंक है जहां पर अगर किसी को नया निवेश करना हो तो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में ये कर सकते हैं। इनके लिए बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें और बने रहें। चलिए, तो बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप रहना चाहते हैं तो लंबा नजरिया जरूर रखना होगा। कुछ और पीएसयू बैंक्स और कंपनीज पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अपने सवाल के साथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं मलेश कर्नाटका से। मलेश जी, गुड मॉर्निंग सर, बताइए कौन सा शेयर आपके पास है? गुड मॉर्निंग मैडम, मैंने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी 37 रुपीज में लिया था 1000 शेयर। हाउ लॉन्ग आई कैन होल्ड दैट? ओके, और आप 8 रुपीज 85 पैसे पर शेयर नुकसान पर भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। राकेश जी, एचसीसी, इसके आपको चार्ट स्ट्रक्चर कैसे दिखते हैं? मलेश जी के लिए क्या सलाह होगी सर? देखिए प्रियंका, इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी खराब लगता है, और जितना इसका चार्ट स्ट्रक्चर नेगेटिव है वो क्लियरली दर्शाता है कि बढ़ते हुए बाजार में भी ये स्टॉक गिरने का पोटेंशियल रखता है। बड़े चार्ट स्ट्रक्चर पे काफी नेगेटिव स्ट्रक्चर है। मेरा ऐसा मानना है स्टॉक को बिल्कुल होल्ड नहीं करना चाहिए इन स्तरों पर, या हल्के से पुल बैक पर लॉस को कटा के इसमें से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। स्टॉक में मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में काफी बड़ा डिक्लाइन मौजूदा स्तरों से देखने को मिल सकता है। हम लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब का सिलसिला तो जारी रहेगा। साथ ही विदेशी निवेशकों को लगा एक बड़ा झटका, मैच मामले की सुनवाई जल्द करने के लिए इनकम टैक्स विभाग की टीआरपी। इस खबर पर लेंगे कुछ और डिटेल्स सौदा आपका में आगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका। पारस शाह जी का सवाल शामिल करते हैं। अहमदाबाद से इन्होंने हमें एसएमएस भेजा है और जानना चाहते हैं कि एमआरएफ में क्या करें। 10 शेयर हैं एमआरएफ के, 9,999 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। एचसीएल टेक के इनके पास 20 शेयर हैं और आईएफसीआई के इनके पास 400 शेयर हैं। 60 रुपए में इन्होंने खरीदा था। समझना चाहते हैं मैं इन्हें क्या करना चाहिए आगे। राजेश सर, आपके पास आऊंगी। एमआरएफ, एचसीएल टेक और आईएफसीआई, कैसी लग रही है आपको ये चॉइस इनकी?
देखिए प्रियंका, एक एक करके लेते हैं तो एमआरएफ में अगर आप देखें तो पूरे टायर सेक्टर में एक अच्छी हलचल बनी हुई है। जब से रबड़ प्राइसेस में भारी गिरावट देखने को मिली, इनके मार्जिन्स में सुधार होता हुआ नजर आया। ओईएम में अच्छी सप्लाई हुई क्योंकि ऑटो से अच्छे नंबर्स आ रहे थे और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये कंटिन्यू रहेगा। मार्जिन्स हमने देखा है एमआरएफ के भी अच्छे होते हुए नजर आए हैं और दूसरी टायर कंपनीज के भी जिनके नतीजे आए हैं या आने वाले हैं उनसे भी अच्छी उम्मीद है। मुझे लगता है बिल्कुल बने रहने चाहिए। हालांकि बहुत ज्यादा बढ़त ले चुका है ये स्टॉक और इतनी तेज रफ्तार की बढ़त आगे आने वाले दिनों में उम्मीद करना थोड़ी सी दिक्कत की बात है, लेकिन नॉर्मल रिटर्न्स बिल्कुल आते रहेंगे, बने रहें, अच्छा स्टॉक है। दूसरा HCL टेक की भी अगर बात करें तो नतीजे खराब होने के वजह से हमने बीच में कुछ दबाव देखा था स्टॉक पे, लेकिन अब वापस से रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है और जब से रुपी डॉलर का जो इक्वेशन है वो इनके फेवर में होता जा रहा है तब से मुझे लग रहा है कि IT स्टॉक्स में थोड़ी सी बढ़त और संभव है। 1050 1060 के आसपास जब ये स्टॉक आता है तो वहां पे थोड़ी सी मुनाफा वसूली ये सोच सकते हैं। तीसरे अगर IFCI की बात करें तो वहां पे नंबर्स उतने बेहतर नहीं हैं और मुझे लगता है कि वहां से निकल जाने में ही थोड़ी सी समझदारी रहेगी। तो 2 में होल्ड की राय है और IFCI में सेल की राय है। और अगर IFCI ये सेल करते हैं तो आपको क्या लगता है क्या शामिल करना चाहिए इन्हें? देखिए थोड़ी देर पहले जैसे हमने प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग की बात करी थी कि वहां पे अच्छे स्कोप बनते हैं, चाहे वो कोटक महिंद्रा बैंक में स्विच कर लें या येस बैंक में स्विच कर लें। इवन अगर NBFC स्पेस में ही रहना चाहते हो तो IDFC एक बहुत ही अच्छा बेहतर कैंडिडेट साबित हो सकता है। आने वाले दिनों में इनके बैंक्स चालू होने वाले हैं। मैनेजमेंट ने जैसे कहा है कि अक्टूबर से बैंकिंग इनकी चालू हो जाएगी, तो मुझे लगता है वहाँ एक अच्छी बढ़त हो सकती है। दूसरे एसेट क्वालिटी में सुधार होता हुआ नजर आया है, मार्जिन्स बेहतर होते हुए नजर आए हैं, तो हमें लगता है कि IDFC एक बेहतर कैंडिडेट NBFC स्पेस में हो सकता है। और इनकम टैक्स विभाग की DRP यानी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को नोटिस भेजे हैं और कहा है कि मैट मामले की सुनवाई जल्द शुरू होगी। DRP ने FPIs को अतिरिक्त जानकारी मुहैया कराने के लिए अगले 9 दिन का वक्त दिया है। नोटिस को लेकर विदेशी निवेशकों को झटका लगा है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैट पर बने पैनल की रिपोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक इनकम टैक्स विभाग कोई दखल नहीं देगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं डिलॉयट के पार्टनर राजेश गांधी, जिनसे बात करेंगे हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी जी। गुड मॉर्निंग अनिल सर, बताइए इस मामले को लेकर किस तरह की उहब है और क्या किस क्लैरिफिकेशन की जरूरत है यहाँ पर? शुक्रिया प्रियंका, बिल्कुल। और जहाँ एक और FIs को लग रहा था कि कुछ रिलीफ मिलती हुई दिख रही है सरकार की तरफ से AP शाह पैनल का जो गठन किया था, लेकिन ये वीकेंड थोड़ा सा उन्हें फिर से परेशान करने वाला रहा। कुछ नोटिसेस फिर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आए। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल ने उन्हें नोटिस भेजे और कहा कि जो कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है वो 9 दिनों में दी जाए। हमारे साथ राजेश गांधी साहब हैं जो इस मामले पर पूरी पैनी नजर रखते हैं। गांधी साहब, ऐसा लग रहा था कि जब तक शाह पैनल की रिपोर्ट ना आ जाए, जब तक वो अपना पूरा जो फाइंडिंग्स है वो ना दे दे, तब तक शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगला एक्शन नहीं लेगा। लेकिन ये जो नोटिसेज आए इस वीकेंड पर, ये फिर से परेशान करने वाले? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि एक तो शाह पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया है और दूसरा एक CBDT का सर्कुलर था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी एक्शन FIs के अगेंस्ट नहीं लिया जाएगा। तो ये जो नोटिस आए हैं ये उन केसों में आए हैं जिन्होंने अपील फाइल किया है DRP के सामने। तो मेरे ख्याल से DRP ने उन्हें नोटिस दिया है कि 9 दिन के अंदर आप बताएं अगर आपको कोई एडिशनल ग्राउंड लेने हैं या आपको कोई एडिशनल डिटेल्स देने हैं तो आप उन्हें 9 दिन के अंदर सबमिट करें। तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये आगे उसमें कार्रवाई करते हैं या सिर्फ ये डिटेल्स लेके उसको फिलहाल उसमें मतलब उसको साइड में रखते हैं, क्योंकि अगर ये आगे कार्रवाई करते हैं तो ये जैसे आपने कहा कि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि FIR सोचेंगे कि क्या उनको अभी अपील प्रोसेस में आगे बढ़ना पड़ेगा, तो फिर शाह कमेटी क्या करेगी, शाह कमेटी की रिपोर्ट तक क्या सरकार वेट नहीं कर रही है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो वो आगे देखना पड़ेगा कि 9 दिन के बाद क्या होगा। तो क्या ये कहना ठीक है कि एक और जहां सरकार ये कह रही कि शाह पैनल उन्हें जो रिकमेंड करेगा उसकी रिकमेंडेशंस पे वो गौर फरमाएंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, और दूसरी तरफ जो कुछ भी एक प्रोसेस है टैक्स कलेक्शन की या फिर टैक्स डिस्प्यूट की, उसमें सरकार अपनी तरफ से कहीं रुक नहीं रही, वो जस की तस बरकरार है। इनफैक्ट जो कुछ भी उन्हें नोटिस भेजने वो भेजे ही जा रहे हैं। हाँ, मतलब DRP को तो 9 महीने हैं वैसे, मतलब DRP को अपने ऑर्डर पास करने के लिए 9 महीने हैं।
तो मतलब एक ये हो सकता था कि वो शायद कमेटी के लिए वेट करें, हाँ, या तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आएगा अगस्त में उसके लिए वेट करें, उसके बाद कार्रवाई करें। तो ये शायद मतलब मेरे ख्याल से बेटर होता। तो बड़ी बात यही है ना गांधी साहब की, जब 9 महीने हैं आपके पास में और आपको पता है और ये बात तो किसी से छुपी हुई नहीं कि पैनल बन गया है, पैनल की जो रिकमेंडेशंस होगी सरकार उसको सीरियसली लेगी, सरकार ने इसीलिए पैनल बनाया, तो फिर इतनी जल्दबाजी क्या थी डीआरपी की तरफ से नोटिस भेजने की? नहीं, सही बोला आपने। मतलब मुझे भी समझ में नहीं आया कि वो उन्होंने क्यों इमीडिएटली शुरू किया है। और आपने जैसे सही कहा कि वो शायद उनको अगस्त के बाद या जब भी कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद करना चाहिए था। तो क्या इस मामले में ये कहना ठीक है कि सरकार हर बार एक कदम आगे बढ़ाती है, 1-2 कदम पीछे हो जाती है? मतलब कुछ लगातार जो कंफ्यूजन बना हुआ है वो कंफ्यूजन और आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब ऐसे में आप अपने क्लाइंट्स को क्या सलाह देंगे जिनके पास ऐसे नोटिसेज आए? क्या उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी होगी? क्या उन्हें अपील्स फाइल करनी होगी? क्या उन्हें कोर्ट में जाना पड़ेगा? या फिर आप इंतजार करेंगे कि शाह पैनल की रिकमेंडेशंस क्या आती हैं, उसके बाद सरकार क्या स्टैंड लेती है, फिर देखें? हाँ, मतलब इसमें क्लाइंट्स को थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि अगर 9 दिनों में इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम तो लोगों को बोलेंगे कि आप मतलब आपको इन्फॉर्मेशन देनी है या नहीं, वो आप डिसाइड कीजिए। ओके। तो जिनके पास ये नोटिस जाएगी वो उनको ऑब्वियसली थोड़ा उनको डिस्कम्फर्ट या अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि नोटिस मतलब जो एक्सपेंस के डिटेल्स हैं या जो भी उनको देना है उसमें मतलब इतनी आसानी से नहीं मिल सकते हैं। जैसे कि उनके एफआईआर बहुत सारे फॉरेन में रहते हैं, अब्रॉड में रहते हैं, तो उनके जो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हैं, उनके वहाँ पे जो खर्चे हैं, वो सब अगर डिटेल्स कलेक्ट करने जाएंगे तो वो उनको आसानी नहीं होगी, उसमें दिक्कत होगी। तो वो अगर शाह कमेटी के लिए वेट करते तो शायद वो बच सकता था। तो कुछ अंदाजा दें गांधी साहब की किस तरह की इंफॉर्मेशन मांगी है यहाँ पर डीआरपी ने अपने नोटिस में? डीआरपी ने मेरे ख्याल से यही कहा है कि जो भी आपने असेसिंग ऑफिसर को सबमिट नहीं किया है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप देना चाहें तो हमको दें अभी 9 दिन के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपके ग्लोबल कोई एक्सपेंसेस वगैरह, क्योंकि अगर आप मैट कैलकुलेट करते हैं तो बुक प्रॉफिट्स के ऊपर होता है, तो उसमें आपने ग्लोबल में कुछ एक्सपेंसेस किए हैं, जैसे कस्टडी फीस पे की है, मैनेजमेंट फीस पे की है, तो वो सब डिटेल्स आप अगर चाहें तो दे सकते हैं ताकि आपका मैट का लायबिलिटी कम हो जाए। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि फिर ऐसी सिचुएशन में या तो सीबीडीटी चेयरपर्सन या फिर शक्तिकांता दास साहब रेवेन्यू सेक्रेटरी ये आकर क्लियर स्टेटमेंट दें कि ठीक है डीआरपी की तरफ से नोटिसेज आ गए लेकिन हम एक अलग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, हम पहले भी बोल चुके हैं कि जो पैनल की रिकमेंडेशन आएगी उसके बाद सरकार डिसाइड करेगी कि इस तरह के मामलों में आगे क्या बढ़ना है, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन मांगने पर या इन्फॉर्मेशन देने पर प्रेशर न किया जाए? क्या ऐसा करना जरूरी होगा ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स थोड़ी सी रिलीफ महसूस कर सकें? मेरे ख्याल से आप जो बोल रहे हो सही है। एक अगर उस तरह से कोई क्लैरिफिकेशन आ जाए तो उसको फिर थोड़ा इजीली ले सके एफआईआर। ओके, तो उम्मीद करें कि पिछले क्लैरिफिकेशंस की तरह एक और स्पष्टीकरण आता दिखे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, सीबीडीटी की तरफ से या फिर रेवेन्यू सेक्रेटरी की तरफ से, और वो ये कहें कि ठीक है डीआरपी ने नोटिसेस भेजे हैं एफआईआर को कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए जो कि उन्होंने असेसिंग ऑफिसर्स को नहीं दिए, लेकिन जब तक ये मामला शाह पैनल की रिपोर्ट के बेसिस पर या फिर कोर्ट के जरिए सेटल ना हो तब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे और फॉलो अप न करे और इन्फॉर्मेशन न मांगे। अगर ऐसा कुछ इंडिकेशन सरकार की तरफ से आए या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आए तो वो थोड़ा सा राहत देने वाला हो सकता है। अदरवाइज एफआईआर का मूड फिर से इन बड़े नोटिस के बाद बिगड़ता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। शुक्रिया राजेश गांधी साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद सौदा आपका जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। मैं आपके ट्रेंड सौदा आपका और सीधा रुक करते हैं आपके सवालों का, और सवाल पूछने के लिए मेरे साथ जुड़ गए धर्मेंद्र जी गाजियाबाद से। गुड मॉर्निंग धर्मेंद्र जी, बताइए किस शेयर के बारे में आप जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से। मैम गुड मॉर्निंग। मेरे पास मैम वीआईपी इंडस्ट्रीज के शेयर हैं 300-350 शेयर हैं। हाँ 110 पे मैंने लिए थे ये शेयर जी, 110 पे। अभी तो मेरे को लॉस हो रहा है, इसका क्या किया जाए? बिल्कुल, ये अभी बहुत ही आपको इसमें 13 रुपए 85 पैसे पर शेयर नुकसान हो रहा है। 96 रुपए के आसपास है वीआईपी इंडस्ट्रीज फिलहाल। राकेश सर, वीआईपी इंडस्ट्रीज के चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखते हैं? अब ये थोड़ा सा घबरा रहे हैं, लॉस में बैठे हुए हैं, क्या सलाह देंगे आप? यहाँ से क्या करना चाहिए इन्हें?
प्रियंका, चार्ट स्ट्रक्चर इतना पॉजिटिव नहीं है और मेरा ऐसा मानना है अब जो ऑनगोइंग रैली आएगी मार्केट में जो भी चल रही है उसमें आपको बड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। वीआईपी काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है। पहली तो राय इनको ये होगी 88 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगाएं और पोजीशन को हल्के से पुल बैक पे इस स्टॉक से निकलें, और अगर ये स्टॉक से निकलते हैं और उस पैसे को अगर ये प्राइवेट बैंकिंग में लगाते हैं, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फेडरल बैंक में लगाते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है एक तो नुकसान की भरपाई जल्दी कर पाएंगे और नुकसान की भरपाई के साथ साथ इनको एक मुनाफा भी देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो एक पुल बैक का इंतजार करें और एग्जिट करके कुछ प्राइवेट बैंक्स की राकेश सलाह दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमारे दूसरे एक्सपर्ट भी प्राइवेट बैंक्स में निवेश करने की सलाह दे रहे थे। अब बात करते हैं विशाखापट्टनम से। मिस्टर सिंह मेरे साथ हैं। मिस्टर सिंह, गुड मॉर्निंग सर। बताइए किस शेयर के बारे में आप पूछना चाहते हैं सवाल? चलिए, हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन सिंह साहब का सवाल हमारे पास पहुंच चुका था। एक्साइड इंडस्ट्रीज के 300 शेयर 184 रुपए में इन्होंने खरीदा था। HCL इन्फो के 300 शेयर 48 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। एक्साइड इंडस्ट्रीज में नुकसान पर बैठे हैं। HCL इन्फो सिस्टम में भी इन्हें नुकसान ही हो रहा है। राजेश सर, एक्साइड इंडस्ट्री और HCL इन्फो एक एक करके बताएं कैसी दिखती हैं ये दोनों कंपनियां आपको सर? देखिए, एक्साइड इंडस्ट्रीज में एक पुल बैक आने की पूरी संभावना है और वहां मैं निकल जाने की सलाह दूंगा। नंबर्स हालांकि थोड़े से इनलाइन आए थे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इससे बेहतर स्थिति में दूसरी बैटरी कंपनी जो अमरा राजा बैटरी है वो बेहतर स्थिति में है, बेहतर फंडामेंटल्स में है। तो अगर इसी क्षेत्र में रहना हो तो मैं कहूंगा कि वहां स्विच कर लें। अदरवाइज थोड़ी सी भी कहीं पे पुल बैक आता है तो यहाँ से निकल जाने की सलाह रहेगी। दूसरा स्टॉक इनका HCL इन्फोसिस का है। वहां परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देखी गई है। आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है कि उस स्टॉक में अच्छी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। न केवल बने रहने की सलाह रहेगी, बल्कि अगर गिरावट में इनके फंड्स इन्हें अलाउ करते हो तो ये और भी ऐड कर सकते हैं। तो मोदी सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं। आज खुद प्रधानमंत्री मथुरा में एक महारैली कर रहे हैं, लेकिन कैसा रहा है ये 1 साल? सरकार के सामने कितनी चुनौतियां आई, इस पर बात करेंगे हम शो में आगे। स्टील मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से सौदा आपका में हम अभी हाजिर हो रहे हैं। तो मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। सरकार का 1 साल कैसा रहा, क्या उपलब्धियां रही और सरकार के सामने क्या चुनौतियां आई, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है स्टील मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। गुड मॉर्निंग तोमर सर। सरकार के पिछले 1 साल के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? मुख्य चुनौतियां क्या रही हैं? 2014 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्व प्रदान किया और मुझे खुशी है कि 1 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री जी ने जनता की अपेक्षा पर खरी उतरने की पूरी ईमानदार कोशिश की है। उसके परिणाम भी आज दिखाई दे रहे हैं। इस 1 वर्ष में अनेक चुनौतियां मोदी जी के सामने थीं। पारदर्शिता लाना, काले धन की वापसी के लिए प्रयत्न करना, बेरोजगारी की समस्या से जूझना, खेती और किसानी को सुविधा प्रदान करना, अधोसंरचना का विकास करना, बिगड़ी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना, निराशा के माहौल में देश था उसमें आशा का संचार करना और दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को कायम करना। इन सब मोर्चों में साल भर में मोदी जी ने बेहतरीन काम किया है और उन्हें सफलता भी मिली है। और इस कारण से मैं ये कहूं तो किसी को अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि यह 1 वर्ष मोदी जी के कार्यकाल का उपलब्धियों से भरा हुआ है। और मैं समझता हूं कि इतिहास में पहले कोई और प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जिसने 1 वर्ष में इतना आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयत्न सफलतम रूप से किया हो। चलिए, तो इन उपलब्धियों के लिए आपको शुभकामनाएं। लेकिन सर, स्टील सेक्टर में देश का सबसे बड़ा विदेशी निवेश पॉस्को के जरिए उड़ीसा में लाने की बात थी, फिलहाल वो ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। कोई भी डील ठंडे बस्ते में चली गई ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। भारत सरकार निवेशकों का सम्मान करना चाहती है, उनको सब प्रकार की सहूलियतें देना चाहती है
और इसके लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता है। जहां तक पॉस्को का सवाल है, पॉस्को का पूर्ववर्ती समय में उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ एक MOU हुआ था और उस MOU में वो उड़ीसा में इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, वो लोग उनको माइंस देने वाले थे, लेकिन वो MOU काफी पहले से ही समय सीमा को पार कर गया था। और जब हम लोग सरकार में आए थे तो पॉस्को की फाइल राज्य सरकार ने हमारे पास भेजी थी, लेकिन जब वो फाइल हमारे पास आई उस समय हम MMDR एक्ट को बदलकर वेबसाइट पर अपने प्रारूप को डाल चुके थे और बदले हुए प्रारूप में हम हर माइंस ऑक्शन के माध्यम से आवंटित करना चाहते थे। वो माइंस की जो फाइल थी वो पुराने कानून के अंतर्गत हमारे पास आई थी, इसलिए दो रास्ते एक साथ नहीं अपनाए जा सकते थे। जब हम पारदर्शिता की ओर जा रहे हैं, जब हम ऑक्शन की ओर जा रहे हैं, तो पॉस्को के लिए कोई अलग रास्ता अपनाते वह न तो न्यायोचित था, न संवैधानिक था और न ही आदर्श स्थिति को उत्पन्न करता था। इसलिए हमने पॉस्को की उस प्रकरण को नहीं किया। नया एक्ट आ गया है और नए एक्ट में पूरी पारदर्शिता है। पॉस्को अगर आएगा, ऑक्शन में भाग लेगा तो निश्चित रूप से हम लोग उसका स्वागत करेंगे। जी, और इसी नए एक्ट पर मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगी कि MMRDA बिल से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, अब आगे पूरी प्रक्रिया में कितनी तेजी की उम्मीद रखी जाए? MMDR एक्ट 1957 में जो संशोधन सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत किए थे वो पारित हो गए हैं। एक्ट के क्रियान्वयन की दिशा में केंद्र मंत्रालय को जो कुछ भी करना अपेक्षित था, ऑक्शन रूल से लेकर बाकी सब चीजें, वो काम हम लोगों ने पूरा कर दिया है। ये जो 10 मेजर मिनरल जो केंद्र सरकार के पास होते हैं वो राज्यों की संपत्ति होते हैं, इसलिए ऑक्शन की प्रक्रिया में राज्यों को आगे बढ़ना है। हमारे ऑक्शन रूल्स नोटिफाइड 20 तारीख को हो गए हैं और अब इसके बाद हम सीधा राज्यों को आग्रह करने वाले हैं कि आप ऑक्शन की दृष्टि से आगे आइए और जल्दी से जल्दी ऑक्शन करिए। MMDR एक्ट के परिवर्तन में 2-3 प्रावधान हम लोगों ने और किए हैं जो निश्चित रूप से देश के बहुत बड़े हित में है। आपको ध्यान में है कि एक्सप्लोरेशन की जो प्रक्रिया है उसकी गति काफी धीमी थी और हमारे देश में 8 लाख वर्ग किलोमीटर माइनिंग का संभावित क्षेत्र है, जिसमें 15% पर ही जियो फिजिकल मैपिंग का काम हुआ था। तो हमको लगा कि अब चूंकि हम ऑक्शन में जा रहे हैं, इसलिए सरकार को एक्सप्लोरेशन की दृष्टि से कदम उठाना चाहिए। तो हमने नए एक्ट में NMET का प्रावधान किया, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के माध्यम से हम बाकी संस्थाओं को प्रोत्साहित भी करेंगे, मदद भी करेंगे और GSI और MECL 2 ही संस्थाएं जो इसके लिए अधिकृत थी एक्सप्लोरेशन करने के लिए, उन संस्थाओं की संख्या बढ़ाने का भी अधिकार हमने एक्ट में लिया है और लगभग 7 संस्थाओं को हमने नोटिफाइड भी कर दिया है। एक्सप्लोरेशन की दृष्टि से भी हम लोग कदम बढ़ाने वाले हैं। इल्लीगल माइनिंग को रोकने की दृष्टि से भी जो पहले 2 वर्ष की सजा हुआ करती थी उसको बढ़ाकर हमने 5 वर्ष किया है। जहां 25,000 रुपए जुर्माना हुआ करता था उसको बढ़ाकर हमने 5 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर जुर्माना किया है। और विशेष रूप से बहुत क्रांतिकारी प्रावधान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का इस एक्ट में किया गया है कि हम सब जानते हैं कि जहां जंगल है वहीं खनिज है और जहां जंगल और खनिज है वहीं आदिवासी और गरीब आदमी निवास करता है। जब खनन होता है तो व्यक्ति भी प्रभावित होता है और क्षेत्र भी प्रभावित होता है, लेकिन इस पर आज तक किसी का फोकस नहीं था। DMF बनाकर हम लोगों ने एक निश्चित राशि तय की है, जो केंद्र सरकार अधिसूचित करेगी वो राशि DMF में जाएगी और सिर्फ उस क्षेत्र में प्रभावित व्यक्ति और उस क्षेत्र के विकास के लिए खर्च होगी, जिससे कि आम आदिवासी के जीवन स्तर में बदलाव आएगा। यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम माइनिंग एक्ट में इस बार हम लोगों ने प्रावधान किया है। लेकिन सर, ऐसा कंपनियों को लगता है, इंडस्ट्री को लगता है कि नए बिल में राज्यों को जो ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं, इससे राज्य अपनी मनमानी करेंगे। देखिए, देश में संविधान से ऊपर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। हमारा संघीय ढांचा है और भारत सरकार की मान्यता, भारतीय जनता पार्टी की मान्यता और नरेंद्र मोदी जी की मान्यता, सबकी मान्यता एक ही है कि गांव उठेगा तो जिला उठेगा, जिला उठेगा तो राज्य उठेगा
और राज्य उठेगा तो देश उठेगा। इसलिए राज्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। खनिज राज्य की संपत्ति होते हैं और इसके कारण ऑक्शन करने का अधिकार उनको है और मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य जल्दी ऑक्शन की प्रक्रिया में जाएंगे। खनिज मूल्य का ज्यादा हिस्सा उन्हें प्राप्त होगा, उनके क्षेत्र में इंडस्ट्री आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए राज्यों पर अविश्वास करने का मुझे लगता है कोई कारण नहीं होना चाहिए। धन्यवाद मंत्री महोदय, हमारे समय निकालने के लिए। स्टील मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 1 साल की उपलब्धियों को बताते हुए और किस तरह के थिंकिंग के साथ इस सरकार ने कदम उठाया है इस पर बातचीत करते हुए। अब आप सीधा हम आपको ले चलते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली के पास, जिनकी एक अहम बैठक हुई थी टैक्स अधिकारियों। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन did rise by about 9% plus, which brought us very close to the revised targets itself. This year, with an increased buoyancy, improved GDP growth rates, we expect a growth of 14 to 15%. And that seems reasonably plausible. It's only with that the increased expenditure of the government can be met. Last year we were successful in managing the fiscal deficit. The target had been set earlier. In fact, on account of a large number of measures, we were able to marginally even beat the target, improve upon it. This year we very consciously set a very reasonable target. The fiscal deficit for 4% has to come down to 3.9%. Seeing the tax buoyancy, we can comfortably beat that target. But the real objective is not to do that, because we want to increase expenditure, because increased expenditure leads to growth. And therefore, even if there are larger collections, we'd like to see those being invested in areas of infrastructure, in areas of irrigation, in the social sectors, so that that is able to bring larger dividends back to the economy. In your functional culture, you have the very important and onerous responsibility of recovering every rupee which is due to the government. About taxation laws, it is said that there are no grey areas. Either a tax is payable or it's not payable. If it's not payable, no attempt has to be made to recover it. But if it is payable, then there is no scope for any other collateral considerations why it must not be recovered for the government. The base has to increase, and there is sufficient scope for the base being increased. Evasion has to be checked. The parallel economy has to be squeezed. And yet it has to be done in a very fair manner, not in a harsh manner. And in doing so, as senior officials, you have to ensure that the entire chain of officials maintain the highest standards of ethics and integrity. The last 1 year, we have indicated the approach of the government towards taxation reforms. In indirect taxes, the process of introduction of the GST is on. A lot of work has been done, a lot of work remains to be done.
and we have only few months left to accomplish that task. Indirect taxes, as far as corporate tax is concerned, our effort over the next 4 years is to bring down the taxation to global levels and phase out the exemptions to the extent it is possible. As far as individual taxpayers are concerned, while expanding the base, bringing within the scope the non-filers who should have become filers, and I see that you have in the last few months an impressive track record in that regard. We also are trying to ensure that that segment needs a certain set of exemptions so that we can encourage them to spend and we can encourage them to save. We should all be conscious of the fact that even when we talk in terms of expansion of the base, there are inbuilt limitations. If 55 to 60% of India lives on agriculture, that's the number of families which are outside the tax base. So your target base gets considerably shrunk. And it's out of the rest, which may also include a large number of people who fall in the exempted category. तो टैक्स अधिकारियों से मुलाकात में वित्त मंत्री अरुण जेटली बोलते हुए पूरी उम्मीद है कि फिस्कल डेफिसिट के टारगेट मीट कर लिए जाएंगे, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में इजाफा देखने को मिल रहा है और सबसे अहम चीज कि कैसे बढ़ाया जाए टैक्स पेयर्स का दायरा, इस पर काम करने की जरूरत है और इस पर सरकार काम भी करे। साथ ही जीएसटी की डेडलाइन पर भी नजर है इनकी। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फोकस करेंगे कुछ सरकारी कंपनियों पर, कैसे रहे इनके पिछले 1 साल के रिटर्न, अच्छे रिटर्न रहे तो क्या करें आप, घाटा हुआ है तो क्या करें, बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। सौदा आपका में आगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। मेरे साथ करनाल से जॉनी जुड़े हैं अपने सवाल के साथ। जॉनी जी गुड मॉर्निंग, बताइए किस शेयर के बारे में आप सवाल पूछना चाहते हैं सर? गुड मॉर्निंग मैम, मेरे पास है 1001 शेयर पेप्को होम फाइनेंस के @180 और है मेरे पास है पेज इंडस्ट्री 10 शेयर है 5400 के रेट से। तो मुझे ये जानना है कि अगर मैं इस टाइम पे वाह जॉनी जी, आपको दोनों में बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है और क्या करना चाहिए इस मुनाफे का? राजेश जी, रेपको होम, पेज इंडस्ट्रीज, जॉनी जी ने बहुत सही समय पे खरीदारी की है, शानदार मुनाफे पर बैठे हुए हैं। मैं इनकी जगह होती तो प्रॉफिट बुक कर लेती। आप इन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे, अभी क्या करना चाहिए जॉनी को? बिल्कुल सही कहा प्रियंका, मैं भी इनकी जगह होता तो प्रॉफिट बुक कर लेता, खास करके रेपको में तो एटलीस्ट कर ही लेता। पहले तो ये बधाई के पात्र हैं कि दोनों ही अच्छे स्टॉक इन्होंने चुने, सही समय पे चुने। रेपको में इस वक्त मुझे लगता है कि एक बार इन्हें मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। हालांकि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन जिस तरीके से भाव बढ़ गए हैं मुझे लगता है कि फंडामेंटल्स एक्सीड कर गए हैं, वहां से निकल जाएं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में दूसरी कंपनियां हैं जो कि सस्ते वैल्यूएशंस पे उपलब्ध हैं और बहुत अच्छा स्कोप है आगे। उसमें एक LIC हाउसिंग फाइनेंस और एक GIC हाउसिंग फाइनेंस का नाम सामने आता है, तो मुझे लगता है कि वहां स्विच कर लें। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में भी रह जाएंगे और एक तरफ मुनाफा वसूली भी हो जाएगी, दूसरी तरफ अंडर वैल्यू शेयर भी मिल जाएंगे। जहां तक पेज इंडस्ट्रीज का सवाल है, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। सिर्फ दिक्कत यह है कि वॉल्यूम बहुत कम होते हैं, इस वजह से थोड़ी सी प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा है। कोई 100 शेयर लेने भी आता है तो 200-300 रुपए की बढ़त या गिरावट दिखी जा सकती है बिक्री के साइड में, बट फंडामेंटल स्ट्रांग है, बने रहने की सलाह रहेगी। रेपको हाउसिंग से आप स्विच कर लें LIC या GIC में और पेज इंडस्ट्रीज में बने रहें। राजेश सर, आज कई सारे स्टॉक्स पर आपके साथ चर्चा हुई है, आज के लिए कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? प्रियंका, जिन भी स्टॉक में चर्चा हुई है उसमें मेरा किसी में भी निजी निवेश नहीं है, बट ये मानकर चलना उचित होगा कि कुछ स्टॉक ऐसे हो सकते हैं जो हमारे क्लाइंटों के या कंपनी के ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में हों।
थैंक यू सर, सौदा आपका से जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। इसी नोट पर सौदा आपका में हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद शेयरों पर आपको देंगे फटाफट सलाह राकेश बंसल जी की स्टॉक्स फटाफट में। वक्त है स्टॉक्स फटाफट का और फटाफट शुरू करते हैं आपके सवालों का जवाब देने का सिलसिला। सचिन जी का पहला सवाल अशोक लेलैंड के बारे में जानना चाहते हैं। 18 शेयर 65 रुपए में खरीदा था। राकेश सर, अशोक लेलैंड। प्रियंका, मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक एक कंसोलिडेशन में चल रहा है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन देखने को मिल सकता है, बट इसमें लंबी अवधि का नजरिया बनाएं और पोजीशन को होल्ड करें। अहमदाबाद से डॉक्टर समीर देसाई के पास है। LNT के 4000 शेयर 1720 रुपए में इन्होंने खरीदा था। प्रियंका, अच्छी क्वांटिटी है। मेरा ऐसा मानना है थोड़ा समय देना चाहिए। साल से 1.5 साल का समय दें और पोजीशन को होल्ड करें। अच्छा इजाफा मौजूदा स्तरों से देखने को मिल सकता है। अतुल याग्निक जी के पास है ACC के 350 शेयर और इन्होंने 400 रुपए में खरीदा था। प्रियंका, काफी नीचे की खरीद है, पूरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मेरा ऐसा मानना है लंबी अवधि का नजरिया बना के ACC के स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। वाराणसी से विनोद केडिया जानना चाहते हैं बजाज हिंदुस्तान में क्या करें। 1000 शेयर है 69 रुपीज में इन्होंने खरीदा था। प्रियंका, काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है। मैंने राय दूंगा इस स्टॉक से निकलें इन स्तरों पर या किसी भी उछाल पर, और इस स्टॉक को दूसरे मिड कैप स्टॉक जैसे गणेशा इकोस्फेयर या मान इंफ्रा में लगाते हैं तो शायद नुकसान की भरपाई जल्दी हो पाए। केन इंडिया के बारे में पूछना है श्याम सुंदर सेठी। 425 शेयर 320 रुपए में खरीदा है। प्रियंका, काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट FNO के अंदर शॉर्टिंग कैंडिडेट है। मेरा ऐसा मानना है इन स्तरों पर या हल्के से पुल बैक पर पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। भुवनेश्वर के आशीष कुमार श्रीवास्तव जी के पास है इंडिया सीमेंट के 280 शेयर 95 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। प्रियंका, मेरा ऐसा मानना है किसी भी उछाल पे अपनी खरीद के आसपास के अगर प्राइसेस मिलते हैं जिसकी संभावना है तो उसको उन स्तरों के आसपास निकलने की कोशिश करनी चाहिए। स्वर्ण प्रकाश सिंघल जी होल्ड करते हैं यूनिटेक के 400 शेयर 56 रुपए में खरीदा था। अभी क्या करना चाहिए, होल्ड या सेल? प्रियंका, डेफिनेटली सेल करना चाहिए इन स्तरों पर या हल्के पुलबैक पर। काफी बड़ी को रैली इन स्तरों से देखने को नहीं मिलती है। अगर रियलिटी पे ही रहना है तो गोदरेज प्रॉपर्टीज हुआ, पूर्वांकरा हुआ, बेहतर विकल्प मार्केट के अंदर उपलब्ध हैं जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज, पूर्वांकरा, आशियाना हाउसिंग। इन स्टॉक्स में स्विच करने की कोशिश करनी चाहिए। विशाल अरोड़ा जानना चाहते हैं एडुकॉम के बारे में। सर, 50 शेयर हैं और 400 रुपए में इन्होंने खरीदा था। प्रियंका, काफी महंगी खरीद है और अभी देख के ऐसा नहीं लगता है कि स्टॉक इनकी खरीद के आसपास की भी बहुत दिखा पाएगा। मेरा ऐसा मानना है स्टॉक अंडर प्रेशर ही रहेगा आने वाले समय में। किसी भी उछाल पर लॉस के साथ निकलने की कोशिश करें। मयंक जी के पास है IDFC के 200 शेयर 165 रुपए में खरीदा था। आगे क्या करना चाहिए पूछ रहे हैं। प्रियंका, डेफिनेटली पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। स्टॉक एक करेक्शन फेज में चल रहा है। इनफैक्ट जिन स्तरों पे स्टॉक चल रहा है अगर किसी का 6 से 8 महीने का नजरिया है तो पोजीशन बाइंग साइड पे लेनी चाहिए। राकेश जी, इसके साथ आपसे इजाजत लेने का वक्त हुआ है। कई शेयरों पे चर्चा हुई है, आज के लिए कोई डिस्क्लोजर था? प्रियंका, जिन भी स्टॉक्स में बात करी है, जिनको मैंने रिकमेंड करा है, किसी में मेरा या मेरे किसी रिलेटिव का कोई निजी निवेश नहीं है, बट सेम स्टॉक्स हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करे हुए हैं। स्पेशली गणेशा इकोस्फेयर और मान इंफ्रा पे हमारी बाइंग कॉल है। थैंक यू राकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सौदा आपका मैं आज मुझे भी यही इजाजत दीजिए, नमस्कार। लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़िए कमोडिटी बाजार की सारी हलचल जानने के लिए कमोडिटी राउंड अप में।